जरा कल्पना कीजिए, एक घना जंगल है और जंगल का सबसे खूंखार बाघ और सबसे ताकतवर शेर एक ऐसे छोटे से जानवर के सामने सिर झुकाकर खड़े हैं जिसे वो आम दिनों में शायद कच्चा ही चबा जाते। बिल्कुल ऐसे ही होता है असल में। है ना? सिर्फ इसलिए क्योंकि इस छोटे जानवर का रंग अचानक से कुछ अलग हो गया है। मतलब वो नीला हो गया है। सुनने में ये किसी फैंटेसी फिल्म का सीन लगता है। ये वाकई में बहुत अजीब लगता है, लेकिन असल में ये हजारों साल पुरानी एक ऐसी कहानी है जो आज की सिलिकॉन वैली के सबसे बड़े कॉर्पोरेट फ्रॉड्स और सोशल मीडिया पर रोज जो झूठी पहचानें रची जा रही है ना, उसका एक परफेक्ट ब्लूप्रिंट है। हाँ। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि मानव मन की कमजोरियों का एक बहुत ही गहरा अध्ययन है। और आज के इस डीप डाइव में हम इसी ब्लूप्रिंट को डिकोड करने वाले हैं। आज हम पंचतंत्र की उस मशहूर कहानी को खंगालेंगे जिसे हम सब ने बचपन में कभी न कभी सुना ही है, नीला सियार या द ब्लू जैकल। बिल्कुल। हमारे पास आज इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश हुए कुछ बेहतरीन रिसर्च पेपर्स हैं, तुलनात्मक साहित्य पर हुए अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन है और स्टोरी नोरी, मॉम जंक्शन तथा संस्कृत भुवन जैसे क्लासिकल टेक्स्ट्स के अलग-अलग संस्करण भी हैं। तो हमारा जो मकसद है आज, वो इस कहानी को सिर्फ एक बच्चों की किताब से बाहर निकालकर मनोविज्ञान के एक गहरे लेंस से देखना है। हम इसे फेक आइडेंटिटीज और उस दबाव के एक केस स्टडी की तरह देखेंगे जो एक इंसान को अंदर से पूरी तरह तोड़ देता है, जिसे हम इम्पोस्टर सिंड्रोम भी कहते हैं। तो चलिए इसे समझते हैं। कहानी शुरू होती है चंद्रवक नाम के एक सियार से। कुछ पुराने टेक्स्ट्स में इसे चंद्रू या नीलकंठ भी कहा गया है। तो ये सियार बहुत भूखा है। और वो खाने की तलाश में जंगल की सीमा पार करके एक गांव में आ जाता है। गांव के आवारा कुत्ते उसे देख लेते हैं और उसके पीछे पड़ जाते हैं। अब जान बचाने के लिए वो अंधाधुंध भागता है और एक रंगरेज यानी कपड़े रंगने वाले के घर में घुस जाता है। बिल्कुल। वहाँ नीले रंग का एक बहुत बड़ा ड्रम रखा है और भाग दौड़ में वो सीधा उस ड्रम में गिर जाता है। और जब कुत्ते वहाँ से चले जाते हैं और वो सियार ड्रम से बाहर निकलता है ना, तो उसका पूरा शरीर उस गहरे नीले रंग में रंग चुका होता है। वो खुद को देखता है और डर के मारे वापस जंगल की तरफ भागता है। और बस यहीं से वो मनोवैज्ञानिक खेल शुरू होता है, जो उसकी पूरी दुनिया को बदल कर रख देता है। अच्छा। हाँ, रात की चांदनी में जब जंगल के बाकी जानवर उसे देखते हैं तो वो एकदम खौफ से भर जाते हैं। अब यहीं पर ना मुझे हमेशा एक उलझन होती है। मतलब बाघ और शेर तो जंगल के टॉप प्रेडेटर्स हैं, उनके पास ताकत है, स्पीड है। क्या सिर्फ एक नीले रंग को देखकर उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है? ये एक बहुत ही लॉजिकल सवाल है। मुझे तो लगता है कि शायद प्राचीन कहानियों में जानवरों को जानबूझकर इतना बेवकूफ दिखाया गया है। मुझे ये बात गले नहीं उतरती। हाँ, ये सोचना बहुत स्वाभाविक है कि जानवर मूर्ख थे या कहानीकार ने उन्हें कमजोर दिखाया, लेकिन हमारे रिसर्च पेपर्स कुछ और ही बताते हैं। क्या बताते हैं? वो कहते हैं कि ये मूर्खता नहीं है, ये असल में एक कॉग्निटिव ग्लिच है। मतलब जब एक शिकारी कोई ऐसा रंग देखता है जो प्रकृति में सामान्य रूप से मौजूद ही नहीं है, जैसे वो गहरा चमकीला नीला रंग, बिल्कुल, तो उसका दिमाग उस जानकारी को प्रोसेस ही नहीं कर पाता। तो क्या वो उसे खतरे के रूप में प्रोसेस नहीं कर पाते? मतलब वो कंफ्यूज हो जाते हैं। एकदम सही। प्रकृति में नीला रंग बहुत दुर्लभ है, खासकर किसी स्तनधारी जानवर पर तो बिल्कुल नहीं होता। और प्राचीन भारतीय संदर्भ में नीले रंग को हमेशा ईश्वरीय शक्तियों से जोड़कर देखा जाता था। हाँ, ये तो है। तो जब दिमाग किसी चीज को तार्किक रूप से नहीं समझ पाता ना, तो उसे किसी अनजान खौफ या किसी उच्च शक्ति से जोड़ लेता है। मनोविज्ञान में इसे अज्ञात का डर या फियर ऑफ द अननोन कहते हैं। उस नीले रंगे सियार के चारों ओर एक ऐसा कह सकते हैं कि आभा मंडल बना दिया था, जिसने बाकी जानवरों की जो तार्किक सोच थी उसे पूरी तरह से हैक कर लिया। अरे वाह, अब मुझे समझ में आ रहा है। ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे आज के समय में हम किसी तथाकथित फेक गुरु के महंगे कपड़ों या किसी की बहुत ही शानदार लेकिन पूरी तरह से झूठी सोशल मीडिया प्रोफाइल को देखकर प्रभावित हो जाते हैं। बिल्कुल, बहुत ही सटीक तुलना है ये, है ना? हम उस नीले रंग यानी उस दिखावे को सच मान लेते हैं और लॉजिकल सवाल पूछना ही बंद कर देते हैं। एकदम सही कहा आपने। जब कोई इंसान एक ऐसा पर्सोना क्रिएट करता है जो बहुत भव्य होता है, तो सामने वाले की आलोचनात्मक सोच कुछ देर के लिए बिल्कुल शून्य हो जाती है। सियार ने भी यही देखा। उसने देखा कि जंगल के सबसे खतरनाक जानवर उससे खौफ खा रहे हैं, तो वो भागने के बजाय
इस डर को एक अवसर में बदल देता है। और वो खुद को ब्रह्मा और इंद्र द्वारा भेजा गया दूत घोषित कर देता है। वो अपना एक नया नाम भी रखता है, ककुद्रुम। हाँ, ककुद्रुम। वो जानवरों से कहता है कि भगवान ने उसे जंगल का नया राजा बनाकर भेजा है। और इसके बाद जो होता है वो तो और भी हैरान करने वाला है। ककुद्रुम सत्ता में आते ही शेर को अपना मंत्री बनाता है, बाघ को अपने शयन कक्ष का रक्षक नियुक्त करता है और भेड़िए को द्वारपाल बना देता है। हमारे पास मौजूद रिसर्च पेपर्स इस हिस्से को कूटनीति के एक मास्टर क्लास के रूप में देखते हैं। प्राचीन भारतीय कूटनीति के 4 स्तंभ माने गए हैं: साम, दान, भेद और दंड। अच्छा, ककुद्रुम यहाँ बहुत ही चतुराई से भेद यानी फूट डालने और अलगाव पैदा करने की नीति का इस्तेमाल करता है। वो राजा बनने के बाद सबसे पहला काम ये करता है कि वो अपने ही साथी सियारों को, अपनी ही प्रजाति के लोगों को जंगल से बाहर निकाल देता है। ये कदम मुझे बहुत अजीब लगता है। मतलब उसे तो अपनी प्रजाति के लोगों को ऊंचे पदों पर बिठाना चाहिए था ना, उसने उन्हें भगा क्यों दिया? क्योंकि उसे शेरों या बाघों से कोई खतरा नहीं था। वो तो उसके उस नीले आवरण के प्रभाव में थे। उसे भगवान का दूत मान रहे थे। असली खतरा तो उन सियारों से था ना। भूमि को जानते थे। कोई भी पुराना साथी उसकी असलियत को उजागर कर सकता था। उसके उस नीले रंग के जादू से सियार कभी प्रभावित नहीं होते थे, क्योंकि वो उसे अंदर से पहचानते थे। इसलिए अपने राज को छिपाने के लिए उसने उस समूह को ही जड़ से उखाड़ फेंका जो उसका सच जानता था। ये तो आज के उन कॉर्पोरेट स्कैमर्स या झूठे लीडर्स के ब्लूप्रिंट की तरह है, जो किसी ऊंचे पद पर धोखे से पहुंच जाते हैं। मतलब जब कोई व्यक्ति कोई फेक आइडेंटिटी बनाकर ऊपर पहुंचता है तो वो सबसे पहले उन पुराने दोस्तों या सहकर्मियों को किनारे कर देता है जो उसके शुरुआती दिनों के राज जानते हैं। हाँ, वो नहीं चाहते कि कोई उनका अतीत सामने लाए। बिल्कुल, वो अपने आसपास सिर्फ ऐसे शेर और बाघ रखते हैं जो उनकी उस झूठी छवि पर आंख मूंद कर विश्वास करते हो। यही इस कहानी का सबसे गहरा मनोवैज्ञानिक पहलू है। वो सियार एक पूरी तरह से झूठी दुनिया खड़ी कर लेता है, लेकिन इस तरह का मुखौटा पहनना कोई आसान काम नहीं है। हाँ, थक तो जाता ही होगा इंसान। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी ने बहुत भारी लोहे का कवच पहन लिया हो। शुरू में ये कवच उसे ताकतवर महसूस कराता है, लेकिन 24 घंटे उस कवच को पहने रखना, हर वक्त एक नई चाल चलना, ये धीरे धीरे उस इंसान को अंदर से तोड़ने लगता है। तो क्या इसी को हम इम्पोस्टर सिंड्रोम कहते हैं? मतलब मैंने सुना है कि इसमें लोग खुद को धोखेबाज समझने लगते हैं। यहाँ इम्पोस्टर सिंड्रोम का एक अलग ही रूप है। अच्छा। आमतौर पर जो योग्य लोग होते हैं वो खुद को अयोग्य मानकर इस सिंड्रोम का शिकार होते हैं। राइट। लेकिन यहाँ हम एक असली बहरूपिये की बात कर रहे हैं। उसे हर पल, हर सेकंड ये डर सता रहा है कि कोई उसका सच जान जाएगा। उसे अपनी चाल, अपनी आवाज, अपने खाने का तरीका, सब कुछ बदलना पड़ा है। बाप रे। ये दिमागी दबाव, ये जो कॉग्निटिव लोड होता है ना, ये इतना भारी होता है कि इंसान का दिमाग एक ना एक दिन टूट ही जाता है। और यही दबाव ककुद्रुम के पतन का कारण बनता है। मतलब हमारी कहानी के अगले हिस्से में वो रात आ ही जाती है जब वो भारी कवच टूट जाता है। एक पूर्णिमा की रात थी। सियार अपने राजसी दरबार में बैठा है। बाघ और शेर उसकी सेवा में खड़े हैं। तभी दूर से जंगल के किसी दूसरे हिस्से से सियारों के एक समूह के रोने या वो जो हुआ हुआ करने की तेज आवाज आती है ना, वो आती है। बिल्कुल। वो आवाज हवा में तैरती हुई उस तक पहुंचती है और इसके बाद जो होता है वो बहुत ही नाटकीय है। वो खुद को रोक ही नहीं पाता। वो अपनी सारी राजसी गरिमा भूल जाता है और अपनी स्वाभाविक आवाज में हुआ हुआ चिल्लाने लगता है। मेरा सवाल ये है कि वो इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है? मतलब उसे पता था कि उसके आसपास शेर और बाघ खड़े हैं, वो बस अपना मुंह बंद रख सकता था ना। वो चुप क्यों नहीं रह पाया? क्योंकि दिमाग एक बहुत ही ऊंचे दबाव वाली झूठ की इमारत को हमेशा के लिए नहीं संभाल सकता। जब कोई अपने मूल स्वभाव को बहुत गहराई में दबाने की कोशिश करता है तो उसे बाहर आने के लिए सिर्फ एक ट्रिगर की जरूरत होती है। तो वो आवाज एक ट्रिगर थी। हाँ, वो सियारों की आवाज उस दबे हुए स्वभाव के लिए एक बायोलॉजिकल ट्रिगर थी। ये एक ऐसा क्षण था जहां उसकी कॉग्निटिव लोड कैपेसिटी जवाब दे गई। उस एक पल के लिए उसका अवचेतन मन हावी हो गया और वो भूल गया कि वो ककुद्रुम है। मतलब जब दबाव बहुत ज्यादा हो तो इंसान का अवचेतन मन कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है और असली पहचान बाहर आई जाती है। ऐसा ही होता है। हमारे स्टोरी नोरी स्रोत में ना इस क्षण का एक बहुत ही दिलचस्प विजुअल विवरण दिया गया है। अच्छा। हाँ, जब वो नीला सियार पूरी ताकत से चिल्ला रहा होता है तो बाघ उसे बहुत ध्यान से देखता है। वो गौर करता है कि आवाज के खिंचाव से उस नीले रंग की परत के नीचे से सियार के असली भूरे या कह लें कि ग्रे बाल दिखने लगे हैं।
अरे वो मुखौटा खिसक गया। बिल्कुल। और जानवरों की वो जो कॉग्निटिव हैकिंग हुई थी ना, वो उसी पल खत्म हो जाती है। उन्हें समझ आ जाता है कि ये कोई भगवान का दूत नहीं है, बल्कि एक मामूली सा सियार है, और वो गुस्से में उसे वहीं मार डालते हैं। हमारे रिसर्च पेपर्स के अनुसार ये इस बात का प्रतीक है कि कोई भी झूठी पहचान जो लालच और धोखाधड़ी पर टिकी हो, वो अंततः उसी भारी वजन के नीचे दबकर नष्ट हो ही जाती है। ये बहुत ही पावरफुल विचार है कि कोई भी इंसान हमेशा के लिए मुखौटा पहनकर नहीं जी सकता। मतलब एक न एक दिन वो रंग उतर ही जाता है, या नीचे से असली बाल दिखने ही लगते हैं। एकदम से। अब अगर हम थोड़ा पीछे हटकर इस कहानी के जन्म पर नजर डालें, तो ये भी कम हैरान करने वाला नहीं है। मतलब इतनी गहरी मनोवैज्ञानिक और कूटनीतिक बातें एक जानवरों की कहानी में आई कैसे? इसका इतिहास बहुत ही रोचक है। हमारे स्रोत बताते हैं कि 3री शताब्दी ईसा पूर्व में विष्णु शर्मा नाम के एक ऋषि ने इन कहानियों की रचना की थी। उस समय राजा अमर शक्ति का शासन था और उनके 3 राजकुमार थे, वसु शक्ति, उग्र शक्ति और अनेक शक्ति। ये तीनों राजकुमार पढ़ाई लिखाई में बहुत सुस्त थे और उनका दिमाग राजकाज की जटिलताओं को समझ ही नहीं पाता था। तो राजा परेशान होंगे। हाँ, राजा बहुत परेशान था कि उनके बाद इस विशाल साम्राज्य का क्या होगा। तब विष्णु शर्मा ने उन्हें जीवन और राजकाज चलाने की शिक्षा देने की चुनौती स्वीकार की और पंचतंत्र की रचना की। पता है, मैं हमेशा ये सोचती थी कि पंचतंत्र तो बस बच्चों को नैतिकता सिखाने के लिए है, कि झूठ मत बोलो, ईमानदार रहो, ये सब। यहीं पर एक बहुत बड़ा भ्रम है जिसे हमारे एकेडमिक स्रोत पूरी तरह तोड़ देते हैं। अच्छा। विद्वानों का मानना है कि पंचतंत्र का मुख्य उद्देश्य नैतिकता नहीं है, बल्कि नीति सिखाना है। और नीति हमेशा मॉरल हो, ये जरूरी तो नहीं है। ये दिलचस्प है। कई बार ये व्यावहारिकता सिखाती है, जो शायद सुनने में अनैतिक भी लगे। ये कोई आदर्शवादी दुनिया नहीं दिखाती। ये सिखाती है कि अगर आप किसी संकट में फंस गए हैं, तो कैसे बुद्धि का प्रयोग करके बचा जा सकता है। ये आधुनिक संकट प्रबंधन और लीडरशिप का एक बहुत ही व्यवहारिक मैनुअल है। ये तो कमाल की बात है। ये मुझे आज के उन कॉर्पोरेट ट्रेनिंग मॉड्यूल्स की याद दिलाता है जो मुश्किल डेटा को समझाने के लिए केस स्टडीज का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल वही। विष्णु शर्मा आज से हजारों साल पहले यही तो कर रहे थे। उन्होंने राजनीति, मनोविज्ञान और मानव स्वभाव के भारी भरकम सिद्धांतों को जानवरों की छोटी छोटी कहानियों में पैक कर दिया, ताकि वो सुस्त राजकुमार उन्हें आसानी से समझ सके और याद भी रख सके। और विष्णु शर्मा का ये प्रयोग इतना सफल रहा कि ये ज्ञान केवल भारत की सीमाओं तक सीमित नहीं रहा। तुलनात्मक साहित्य का अध्ययन बताता है कि पंचतंत्र का 50 से अधिक भाषाओं में 200 से अधिक बार अनुवाद हुआ है। इसका जो अरबी अनुवाद है ना, कलीला व देमना के नाम से, वो पूरे मध्य पूर्व और यूरोप में बहुत मशहूर हुआ। अरे वाह। ये साहित्य की उस ताकत को दिखाता है जो सभी सीमाओं को पार कर जाती है। बिल्कुल। जब हम इसे वैश्विक स्तर पर देखते हैं तो हमारे स्रोतों में ग्रीस के महान कहानीकार ईसप की कहानियों और पंचतंत्र की एक बहुत ही शानदार तुलना की गई है। हाँ, वो भी बहुत दिलचस्प है। ईसप एक गुलाम थे, जबकि विष्णु शर्मा एक ऋषि थे। एक ने सत्ता के खिलाफ दबे स्वर में आवाज उठाने के लिए कहानियां रची और दूसरे ने सत्ता को संभालने के लिए। लेकिन दोनों ने मानव स्वभाव की कमजोरियों को दिखाने के लिए जानवरों का ही इस्तेमाल किया। हाँ, दोनों परंपराओं में मानव स्वभाव की एक सार्वभौमिक सच्चाई दिखाई देती है। जैसा बोओगे वैसा काटोगा सिद्धांत दोनों जगह मौजूद है। और पंचतंत्र की एक और कहानी है जो इस व्यावहारिक नीति को बहुत ही मजेदार तरीके से सामने लाती है। पंसी, ये लोही की बीम वाले व्यापारी की कहानी। ये कहानी दिखाती है कि जब कोई धोखाधड़ी करे तो सही प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। अरे ये कहानी तो मुझे बहुत पसंद है। इसमें नदुक नाम का एक व्यापारी अपना शहर छोड़ने से पहले अपने दोस्त लक्ष्मण के पास अपनी एक बहुत भारी लोहे की बीम अमानत के तौर पे रख जाता है। बिल्कुल। जब वो सालों बाद अपना बिजनेस करके और अमीर होकर वापस आता है तो लक्ष्मण से अपनी बीम मांगता है। अब लक्ष्मण के मन में लालच आ चुका है। वो नदुक से कहता है, माफ करना दोस्त, तुम्हारी वो लोहे की बीम तो चूहों ने खा ली। अब सोचिए, अगर ये कोई आदर्शवादी कहानी होती तो नदुक क्या करता? वो शायद उपदेश देता। हाँ, या निराश होकर लौट जाता। लेकिन पंचतंत्र उसे व्यवहारिक होना सिखाता है। नदुक बिल्कुल गुस्सा नहीं करता। वो कहता है, कोई बात नहीं दोस्त, चूहों का स्वभाव ही ऐसा है। जो कि अपने आप में बहुत फनी है। लक्ष्मण को तो लगा होगा कि उसने नदुक को बेवकूफ बना दिया। बिल्कुल लगा होगा।
लेकिन इसके बाद नदुक क्या करता है, वो लक्ष्मण के 15 साल के बेटे को किसी बहाने से अपने साथ नदी पर ले जाता है और उसे एक तहखाने में बंद कर देता है। जब लक्ष्मण घबराकर पूछता है कि उसका बेटा कहाँ है, तो नदुक पूरी गंभीरता से कहता है कि रास्ते में एक बाज आया और तुम्हारे 15 साल के बेटे को उठाकर ले गया। ये सुनकर ही हंसी आती है। मतलब एक बाज एक 15 साल के जवान लड़के को हवा में कैसे उठा सकता है? हाँ, जब लक्ष्मण इस मामले को अदालत में ले जाता है और जज के सामने चिल्लाता है कि एक बाज इतने बड़े लड़के को नहीं उठा सकता, तो नदुक का जवाब किसी भी आधुनिक वकील को मात दे सकता है। सही बात है। नदुक जज से कहता है, जज साहब, अगर इस शहर में चूहे भारी लोहे की बीम को खाकर पचा सकते हैं, तो यहाँ का बाज भी एक जवान लड़के को उठाकर ले ही जा सकता है। ये जैसे को तैसा का कितना बेहतरीन उदाहरण है। मतलब लक्ष्मण अपने ही बुने हुए जाल में फंस गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि मूर्छतापूर्ण तर्कों का जवाब तर्कों से नहीं, बल्कि उसी की भाषा में दिया जाता है। ये आज के व्यापारिक विवादों और कॉर्पोरेट लूपहोल से निपटने के लिए एक बहुत ही गहरी नीति है। अपने अधिकारों की रक्षा के लिए हमेशा आदर्शवादी होना काम नहीं आता। कई बार सामने वाले से एक कदम आगे की चालाकी भी दिखानी पड़ती है। आज के इस पूरी चर्चा से एक बात तो बहुत स्पष्ट हो जाती है। नीला स्यार हो या लोहे की बीम, ये सिर्फ सोने से पहले सुनाई जाने वाली कहानियां नहीं हैं। ये मानव इतिहास की सबसे पुरानी और सबसे सटीक चेतावनियां हैं। बिल्कुल। ये बताती हैं कि झूठ की बुनियाद पर बनी इमारत कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, एक दिन वो अपनी ही जमीन खिसकने से ढह जाती है। इंसान अपने मूल स्वभाव से कभी भाग नहीं सकता। और साथ ही ये समाज के लिए भी एक आईना है। जो समाज केवल बाहरी आवरण या चमक धमक देखकर किसी को अपना सिरमौर मान लेता है, उसे अंततः धोखा ही मिलता है। सही कहा। नीले सियार में धोखा जरूर दिया, लेकिन जंगल के जानवरों ने भी बिना कोई सवाल किए अपनी तार्किक सोच को ताक पर रखकर सिर्फ एक रंग के प्रभाव में अपना सब कुछ उसे सौंप दिया था। ये एक बहुत ही गहरा विचार है। सच्चाई कभी भी सतह पर नहीं होती। हमें उस नीले रंग के पार देखने की बुद्धि विकसित करनी ही होगी। बिल्कुल करनी होगी। तो आज के इस डीप डाइव को एक बहुत ही अहम सवाल के साथ खत्म करते हैं। श्रोताओं के लिए ये जरा सोचने वाली बात है कि अगर एक रंगरेज के ड्रम का रंग जंगल के सबसे खूंखार और समझदार जानवरों को इतनी आसानी से मूर्ख बना सकता है, तो आज के इस डिजिटल युग में वो कौन से नीले रंग हैं जिन्हें देखकर लोग रोज धोखा खा रहे हैं? क्या वो सोशल मीडिया के चमकीले फिल्टर्स हैं, झूठे दावे हैं, या किसी का रचा गया बनावटी पर्सोना? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या हम खुद दुनिया को कुछ और दिखाने के लिए और अपनी अंदरूनी असुरक्षाओं को छिपाने के लिए किसी नीले रंग के पीछे छिपने की कोशिश कर रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर जरूर विचार किया जाना चाहिए।